हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 3। तो हमने यूनिट 1 एंड 2 पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। तो आपका जो यूनिट 3 है वो है प्रोज डिवाइसेस यानी कि गद्य युक्तियां। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस के मेनी टाइप्स हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है थीम। थीम को कहते हैं हिंदी में विषय या विषय वस्तु, कि किसी भी प्रोज का, किसी भी स्टोरी का विषय वस्तु क्या होगा, थीम क्या होगी। नंबर 2 है पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण क्या होगा किसी भी प्रोज का। तीसरा है सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई राइटर लिखने जाता है कोई भी प्रोज या कोई स्टोरी, तो सबसे पहले वो योजनाएं बनाता है, थीम सिलेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, सेंटेंस पैटर्न कैसा होगा, सब कुछ पहले क्लियर कर लेता है, उसके बाद लिखता है। उसके बाद चौथा है इमेजरी यानी कि कल्पना। पांचवा है टोन यानी कि लहजा। छठा है मूड, मूड मतलब मनोदशा। सातवां है एनोलॉजी, एनोलॉजी मतलब होता है समानता। आठवां है एनेक्डोट यानी कि छोटी सी कहानी। नंबर 9 पे आता है आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम, विलोम शब्द। 10 है एफोरिज्म जिसकी मीनिंग है हिंदी में कहावत। 11 है डिक्शन जिसकी मीनिंग है हिंदी में शब्द चयन। इसके बाद है आपका इन्वर्जन जिसकी मीनिंग है उलट देना। 13 है ह्यूमर जिसकी मीनिंग है हास व्यंग। और 14 है पैथोस जिसकी मीनिंग है करुणा। तो देखिए आपके प्रोज डिवाइसेस में ये पूरे 14 टॉपिक हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए थीम से स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए टॉक और अ पीस ऑफ राइटिंग। देखिए जिस सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे या आप उस पर कुछ लिखेंगे, तो उसका जो मेन सब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा, इज कॉल्ड थीम, वही थीम कहा जाता है। जिस भी सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे या उस पर लिखेंगे, उसका जो मेन टॉपिक होगा, जो उसका मेन सब्जेक्ट होगा, वही थीम कहा जाता है। इट इज अ सब्जेक्ट और प्रोपोजल ऑफ डिस्कशन स्पोकन और रिटेन। और जो सब्जेक्ट होता है उसका जो डिस्कशन होता है वो स्पोकन भी हो सकता है बोलकर, या फिर रिटेन यानी लिखकर। इट इज अ बिग आइडिया। इट इज यानी यह है एक बड़ा आइडिया ऑफ ए वर्क, किसी भी वर्क का, किसी भी कार्य का ये एक बहुत बड़ा विचार है। द थीम इज ए सेंट्रल टॉपिक इन टेक्स्ट और अ स्टोरी। थीम जो है किसी भी स्टोरी का एक सेंट्रल टॉपिक होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, पोएम में भी आपने पढ़ा होगा कि आता है कि सेंट्रल आइडिया लिखिए, तो उसमें आप क्या लिखते हैं, जो उस स्टोरी का मेन पॉइंट होता है वही आप लोग उसमें लिखते हैं सेंट्रल आइडिया में। तो इसी तरह एक स्टोरी का थीम एक सेंट्रल टॉपिक होता है। थीम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। थीम को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है मेजर थीम और दूसरा है माइनर थीम। मेजर का मतलब होता है बड़ा या मुख्य, और माइनर का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। इन मेजर थीम में द राइटर रिपीट करता है या दोहराता है एन आइडिया, अपने विचारों को, इन हिज वर्क, अपने वर्क में, अपने कार्य में अपने विचारों को राइटर रिपीट करता है। दिस आइडिया, यह आइडिया शुड बी सिग्निफिकेंट आइडिया इन अ लिटरेरी वर्क। यह आइडिया शुड बी होना चाहिए सिग्निफिकेंट आइडिया। सिग्निफिकेंट आइडिया का मतलब होता है महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए। किसी भी लिटरेरी वर्क में, किसी भी लिटरेरी कार्य में ये आइडिया एक सिग्निफिकेंट आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है माइनर थीम। माइनर थीम का मतलब होता है
छोटा या सूक्ष्म। इन माइनर थीम में द राइटर रिफर्स टू एन आइडिया दैट अपीयर्स इन अ वर्क ब्रीफली। माइनर थीम में राइटर जो है रिफर करता है यानी प्रदर्शित करता है टू एन आइडिया, विचारों को, डेट अपीयर्स, जो अपीयर्स होते हैं एक वर्क में ब्रीफली। किसी भी वर्क में, किसी भी कार्य में माइनर थीम बहुत ही ब्रीफली अपीयर होता है, दिखाई पड़ता है। एंड दैट मे और नॉट गिव वे टू अनदर माइनर थीम। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि मेजर थीम का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब छोटा। तो अगर किसी भी स्टोरी का जो थीम है उस थीम के अंदर भी अगर आपको कोई छोटा सा थीम मिल रहा है कि इस बात के अंदर भी कोई बात है, कोई टॉपिक मुद्दे वाली बात है, तो वो आपकी माइनर थीम हो जाएगी, यानी छोटी थीम। बड़ी थीम के अंदर छोटी थीम हो जाएगी। तो आई होप कि माइनर थीम और मेजर थीम क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। दूसरा है पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू की मीनिंग मैंने हिंदी में आपको बताई थी, दृष्टिकोण। ड्यूरिंग नरेशन द राइटर हैज his own point of view as to what he is going to tell through the story। तो देखिए थीम को सिलेक्ट करने के बाद राइटर क्या करता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि वो स्टोरी में कहना क्या चाहता है, क्या टॉपिक है, इसका दृष्टिकोण क्या है। ठीक ना, कि मतलब स्टोरी में राइटर किस टॉपिक पर बात करने जा रहा है, स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही इंसान हो, एक ही नरेटर हो और वो अपने बारे में बात कर रहा हो और वो यूज कर रहा हो, जैसे आई का यूज कर रहा है यानी मैं, मी, माइन, या फिर जैसे ज्यादा लोग हैं तो वी का यूज कर रहा है, अस का यूज कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पर्सन यानी कि वो अपने बारे में बातें कर रहा है, हम, मैं, ऐसे बातें कर रहा है। और दूसरा टाइप है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए स्टोरी में सेकेंड पर्सन का मतलब है कि दो लोग हैं, नरेटर है, उसके अलावा भी एक और पर्सन है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उनका मतलब देखिए वो लोग बातें कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, यू यूज कर रहे हैं, यानी कि तुम, योर्स, तुम्हारा, ये सारे वर्ड्स में यूज हो रहे हैं। और फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन, वी, ये सब यूज हो रहा है। और सेकेंड में यू, योर्स वाला यूज हो रहा है, यानी कि इसमें दो पर्सन हैं। अब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन का मतलब जैसे दो लोग हैं और तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, दो लोग तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं कि शी, ही, दे, यानी कि वह मतलब कोई भी लड़की हो या लड़का, जैसे शी, ही यूज करते हैं, बॉयज के लिए ही यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए शी यूज करते हैं। तो दो लोग देखिए, जब एक स्टोरी का फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, तो उसमें एक ही इंसान होगा, नरेटर होगा, वो आई वगैरह यूज करेगा अपने लिए। सेकेंड पर्सन में होगा दो लोग होंगे और थर्ड पर्सन में दो लोग अनदर पर्सन की बात करेंगे। तो ये होता है किसी भी स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा है आपका प्रोज डिवाइसेस का तीसरा टॉपिक है सेंटेंस पैटर्न, यानी कि वाक्य का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए सेंटेंस पैटर्न मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो देखिए सेंटेंस पैटर्न की मीनिंग क्या है, मीनिंग है एन अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि वाक्यों का, शब्दों का अरेंज करना। आप जब भी कोई स्टोरी लिखेंगे तो आप वाक्यों का अरेंज करेंगे। थीम हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, उसके बाद आ गया वाक्यों का यानी वर्ड्स का अरेंज करना। इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये होना चाहिए एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं ना, वो एकदम सही होने चाहिए जब भी आप कोई वर्ड्स का अरेंजमेंट करें। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर वे ऑफ सेंटेंस पैटर्न टू प्लेस ऑफ वर्ब एंड नाउन। तो यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ड्स का, जब आप वर्ड्स का आप अरेंज करें तो वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसका जो भी प्लेस है वहां पे वो सही होना चाहिए। नाउन की जगह पे आपको नाउन यूज करना है, वर्ब की जगह पे वर्ब, एकदम प्रॉपर वे में सही प्लेस पर वो होने चाहिए।
वो गलत नहीं होने चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोज डिवाइस। ये एक प्रोज डिवाइस का यानी गद्य युक्तियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे आप लोग देखिए कि 4 पैटर्न ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और चौथा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब उसके बाद चौथा टॉपिक है इमेजरी यानी कि कल्पना, कल्पना करना। इमेजरी मीन्स डिस्क्रिप्टिव। इट इज यूज्ड बाय पोएट्स, नॉवेलिस्ट एंड अदर राइटर्स इन लैंग्वेज टू क्रिएट इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। तो देखिए इमेजरी जो होता है वो सभी राइटर्स के द्वारा, नॉवेलिस्ट के जरिए अपनी अपनी स्टोरीज में यूज किया जाता है। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके माइंड में जिस जिस तरह से स्टोरी में रोल प्ले होता है, आपके माइंड में वैसे वैसे ही इमेज बनते हैं, पिक्चर बनने लगती है कि ऐसे हुआ होगा, फिर उसके बाद ये हुआ होगा, उसके बाद ऐसे हुआ होगा। तो वही होता है इमेजरी, यानी कि आप स्टोरी सुनकर या पढ़कर उसको खुद अपने माइंड में पूरा एक पिक्चर बना लेते हो, पिक्चर क्रिएट कर लेते हो। और इससे क्या होता है कि जो रीडर्स होते हैं, जो स्टोरी को पढ़ते हैं, उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है, काफी ज्यादा वो स्टोरी को एंजॉय करते हैं, उन्हें स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इसलिए इमेजरी का यूज करते हैं राइटर्स अपने बुक्स में, अपने स्टोरी में, अपने नॉवेल्स में। इट इंक्लूड्स फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। मेटाफर यूज किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ इमेजरी, कि इमेजरी के कितने टाइप्स हैं। पहला है ऑडिटरी यानी कि सुनना, दूसरा है विजुअल जिसका मतलब है देखना, टैक्टाइल यानी छूना, अल्फैक्टरी सूंघना, गस्टैटरी यानी कि स्वाद। पांचवा है टोन। टोन का मतलब होता है लहजा या आवाज। द मीनिंग ऑफ टोन इज एटीट्यूड। जो टोन की मीनिंग होती है, टोन का अर्थ होता है एटीट्यूड यानी बात करने का तरीका। जैसे आप लोग कहते हैं कि उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ लोगों का एटीट्यूड जो होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप पे इफेक्ट पड़ जाता है उनकी बातों का। और कुछ लोगों को आप लोग कहते हैं इतने एटीट्यूड में रहती है, समझती क्या है खुद को, मतलब उसके बात करने का उसका टोन ऑफ वॉइस है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो भी आप यूज करते हैं कि बहुत एटीट्यूड में रहती है। द एटीट्यूड ऑफ अ राइटर टुवर्ड अ सब्जेक्ट और एन ऑडियंस कन्वेड। कन्वे मतलब होता है बताना, थ्रू यानी कि जरिए, जो राइटर अपने ऑडियंस को बताता है। वर्ड चॉइस एंड स्टाइल ऑफ द राइटिंग, मतलब जो राइटर जिस चीज पर भी लिखता है, जो उसकी शैली है, राइटिंग की स्टाइल जो है, उसके जरिए जो अपने ऑडियंस को बताना चाहता है, तो उसमें राइटर का टोन ऑफ वॉइस कैसा है वही देखा जाता है। तो यही होता है टोन ऑफ वॉइस की राइटर का अपने सब्जेक्ट में बात करने का, अपने ऑडियंस से, अपने पाठक से बात करने का तरीका क्या है, तो उसी को कहते हैं टोन ऑफ वॉइस। टाइप ऑफ टोन, असर्टिव टोन जिसका मतलब होता है निश्चित बात करने वाला। नॉन असर्टिव टोन यानी कि निश्चित बात न कहने वाला। तीसरा है अग्रेसिव टोन जिसका मतलब होता है आगार्मक। उसके बाद है मूड। मूड का मतलब होता है मनोदशा। मूड मीन्स अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड्स और फीलिंग्स। मूड इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्ट एंड इमोशन। तो जो मूड होता है वो मनोदशा होता है। मूड इज टेम्परेरी यानी कि एक टेम्परेरी स्टेट होता है फीलिंग्स का, इमोशंस का। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मूड होता है ना, आप लोग नहीं कहते हैं तो आज मेरा मूड बहुत खराब है, आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे उसी मूड की बात हो रही है कि एक टेम्परेरी स्टेट होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सैड होता है। तो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कब खुश होगा, कब गुस्से में होगा, कब नॉर्मल होगा। और मतलब ये क्लोजली रिलेटेड होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्ट एंड इमोशन के।
तो उसी मूड की यहाँ पे बात हो रही है, जिस मूड जो आप लोग जिस मूड को कहते हो कि आज मूड अच्छा नहीं है, आज मूड अच्छा है, ठीक ना। तो एलिमेंट ऑफ मूड यानी मूड के क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं। तो पहला है सेटिंग, दूसरा है इमेजरी, तीसरा है टोन और चौथा है डिक्शन। प्रोज डिवाइस में मूड के बाद आता है एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है समानता, किसी भी दो शब्दों में समानता, किसी भी दो चीजों में, दो वर्ड्स में समानता। एनालॉजी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनालॉजिया। ये जो शब्द एनालॉजी है वो कम फ्रॉम आया है ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक भाषा का जो वर्ड है एनालॉजिया, वहां से ये शब्द बना है एनोलॉजी। ग्रीक शब्द के एनोलॉजिया से बना है शब्द एनोलॉजी। इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, यह दो शब्दों से बना है, एना एंड लोगोस। एना मीन होता है अपॉन एंड लोगोस मीन्स होता है रेशियो। व्हेन वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स और इट इज एन एनालॉजी। जब भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब वहां पे एनालॉजी होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ एनालॉजी। तो देखिए एनालॉजी का पहला टाइप है मेटाफर, ये जो आप लोग फिगर ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे। सिमली भी आपने पढ़ा होगा, एलेजरी और पैराबल। तो ये चारों हैं टाइप ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के बाद आता है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है छोटी सी कहानी। द वर्ड एनेक्डोट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनेक्डोटा विच मीन्स नॉट। तो देखिए एनालॉजी जो शब्द था वो भी ग्रीक वर्ड के एनालॉजियों से बना था, और अब एनेक्डोटा ग्रीक वर्ड के एनेक्डोटा से बना है एनेक्डोट, विच मीन्स जिसका मतलब है नॉट यानी नहीं, एंड एकिडोना। तो देखिए इसका मतलब है नॉट एंड एकिडोना। मीनिंग टू पब्लिश्ड इन द 1718। तो इसकी जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था 1718 में। इट इज पब्लिश फॉर मेक एनी स्टोरी इंटरेस्टिंग। और ये शब्द पब्लिश किया गया था किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि जब रीडर इस स्टोरी को पढ़े तो वो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, वो उसको एंजॉय करे। तो अब आपके प्रोज डिवाइसेस का जो 9th टॉपिक है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम, किसी भी शब्दों का विलोम। एंटीथेसिस मीन्स द अपोजिट ऑफ समथिंग। एंटीथेसिस का मीनिंग है अपोजिट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का अपोजिट, किसी भी चीज का विलोम या उसका उल्टा। आपने अपोजिट वर्ड्स पढ़े भी होंगे तो जानते भी होंगे। एंटीथेसिस कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर ऑफ स्पीच। एंटीथेसिस कैन बी डिफाइंड, एंटीथेसिस को डिफाइन किया जा सकता है फिगर ऑफ स्पीच में। तो किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में एंटीथेसिस को डिफाइन किया जा सकता है। इन्वॉल्विंग, असीमिंग, इन्वॉल्व होते हैं, असीमिंग प्रतीत होते हुए। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधता। ऑफ आइडियाज यानी विचारों का विरोधता। वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस विद इन अ बैलेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर। तो इन्वॉल्व करते हुए प्रतीत होते हैं, आइडियाज यानी कि विचारों का, शब्दों का, कारकों की मतलब की विरोधता करते हुए विद इन अ बैलेंस यानी ग्रामेटिकली यानी कि ग्रामर के स्ट्रक्चर यानी बनावट, ग्रामर के संतुलन के साथ आइडियाज, वर्ड्स, क्लॉजेस की विरोधता करते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद है एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब होता है कहावत। एफोरिज्म मीन्स अ कंसाइज ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो कंसाइज का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। तो कंसाइज की एक और मीनिंग होती है ब्रीफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एफोरिज्म मीन्स अ कंसाइज यानी छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, किसी भी सिद्धांत का एक सूक्ष्म संक्षिप्त कथन एफोरिज्म कहलाता है। इट वॉज ओरिजिनली यूज इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन।
ये शब्द सबसे पहले यूज किया गया था मेडिसिन के वर्ल्ड में। द पर्पज ऑफ एफोरिज्म इज टू टीच अ लेसन वाइल स्पीकिंग इन प्लेन टर्म्स। द पर्पज यानी कि जो एफोरिज्म का जो मेन उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ एफोरिज्म इज टू टीच मतलब पढ़ाना, ए लेसन यानी कि एक लेसन को पढ़ाना या समझाना, वाइल स्पीकिंग यानी बोलकर, इन प्लेन टर्म्स यानी कि एक सिंपल टर्म्स में यानी कि एक आसान यानी सरल भाषा में बोल करके किसी को कोई भी लेसन या सबक सिखाना एफोरिज्म का मेन पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। इट इज आल्सो अ लिटरेरी डिवाइसेस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ। इट इज आल्सो, यह है, आल्सो मतलब भी, अ लिटरेरी डिवाइसेस यानी एक लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब युक्तियां, विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट यानी कि यह एक लिटरेरी डिवाइसेस के साथ एक शॉर्ट यानी कि छोटा सा स्टेटमेंट है, कथन है, एक ऑफ अ जनरल ट्रूथ यानी एक सच का ट्रूथ है। देखिए जो एफोरिज्म मतलब होता है कहावत, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए ये भी एक कहावत है कि मतलब एक पूरी सच की बात भी हो जाए और छोटा सा कथन भी हो गया, एफोरिज्म हो गया। या फिर कहते हैं आप लोग भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि किसी मूर्ख के सामने ऐसे मतलब एजुकेशन की बातें करेंगे तो उसको तो भाई समझ में नहीं आएगा, तो एक मतलब छोटे से शब्दों में अपनी पूरी बात कह देना, वही होता है एफोरिज्म। और ये एक जनरल ट्रूथ होता है, सच्चाई होती है, उसी को कहते हैं एफोरिज्म। एफोरिज्म के बाद आपके प्रोज डिवाइस का नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शन यानी शब्द चयन करना। डिक्शन मीन्स द चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग। तो फ्रेजेस का मतलब होता है शब्द समूह यानी कि जब दो शब्द मिले, जैसे लुक आफ्टर में दो शब्द मिल रहे हैं, दो शब्द मिलते हैं जहां एक से ज्यादा शब्द जुड़े हो परंतु उनका अर्थ, उनकी मीनिंग एक निकलती हो, उसी को बोलते हैं फ्रेजेस। तो जब आप किसी भी स्पीच में या राइटिंग में, किसी भी लेखनी में या भाषण में शब्द और फ्रेजेस का चॉइस करते हैं, चुनते हैं उनका यूज करने के लिए अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में, तो वही कहा जाता है डिक्शन। और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यानी जो आपकी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होगी, जो आपके बोलने का तरीका होगा, और राइटिंग का जो तरीका होगा, जो स्टाइल होगी, एज डिपेंडेंट वो डिपेंड करती है ओपन चॉइस ऑफ वर्ड्स। जो भी आपने वर्ड्स चुना होगा उसी पर आपके लिखने का या बोलने का तरीका डिपेंड करता है। जो भी वर्ड्स आप चूज किए होंगे, जो भी फ्रेजेस आप चूज किए होंगे और उनका अपनी स्पीच में या अपनी राइटिंग में यूज किए होंगे, तो उनका स्टाइल आपके वर्ड्स के चूज पर ही डिपेंड करता है, तो वही आपका डिक्शन कहलाता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डिक्शन यानी डिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए पहला टाइप है फॉर्मल डिक्शन, दूसरा है इनफॉर्मल डिक्शन, स्लैग डिक्शन, अब्स्ट्रैक्ट डिक्शन, कॉन्क्रीट डिक्शन, कोलिक्वल डिक्शन, पोएटिक डिक्शन एंड लास्ट है पेडेंटिक डिक्शन। तो ये 8 टाइप्स हैं आपके डिक्शन के। आपका प्रोज डिवाइस का जो 12वां टॉपिक है इन्वर्सन का मतलब होता है उलटना, शब्दों को उलट पुलट देना, उनमें चेंजेस कर देना। द इन्वर्सन मीन्स द एक्शन इन्वर्टिंग समथिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इन्वर्टेड। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इन्वर्सन का मतलब होता है उलट पुलट देना, शब्दों में चेंजेस कर देना। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि स्टेट यानी कथन में थोड़ा सा चेंजेस कर देना। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि कर्ता की जगह क्रिया, क्रिया की जगह कर्म और कर्म की जगह कर्ता। तो अब देखिए सब हमने उलट पुलट दिया।
जैसे स्टूडेंट आप लोग कभी कभी बुक्स पढ़ते होंगे तो कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे रहते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो बहुत ही इजीली आप उसकी हिंदी में मीनिंग निकाल लेते हैं। आप फौरन उस इंग्लिश सेंटेंस को समझ जाते हैं कि अरे ये तो बहुत इजी था, हम समझ गए। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप उलझ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है और आप सोचते हैं कि यार ये बुक लिखने वाले को लग रहा है ग्रामर ही नहीं पता थी, ये कैसे उसने इधर उधर सेंटेंस को घुमा के लिख दिया है। तो अभी आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसको देख के आपको इन्वर्सन की मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिसका मतलब यही मान लीजिए होता है उलटना, शब्दों को उलट पुलट कर देना। इट मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है पुटिंग यानी रखना, रखा जाता है इसमें द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट यानी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले इसमें रखा जाता है। इट इज अ लिटरेरी टेक्निक, यह एक लिटरेरी टेक्निक होती है इन विच जिसमें द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसमें नॉर्मल ऑर्डर यानी कि सामान्य तरीका होता है शब्दों का, इज रिजर्व जिसमें शब्दों को रिजर्व कर दिया जाता है, जनरली फॉर एम्फेसिस और स्पेशल इफेक्ट जिसमें एक स्पेशल इफेक्ट दिया जाता है वर्ड्स को, जैसे वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है, एक बल देकर उसको उलट पुलट दिया जाता है। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है करेक्ट सेंटेंस लिखा है आई सॉ अ शिप यस्टरडे। तो इसको देखकर आप लोग फौरन इसकी मीनिंग निकाल लेंगे, आई सॉ अ शिप यस्टरडे। और उसको देखिए इन्वर्जन कर दिया गया यानी उलट पुलट कर दिया गया। ये देखिए यस्टरडे को पहले लिख दिया गया, यस्टरडे सा आई ए शिप। तो मीनिंग तो वही निकलती है, थोड़ा घुमा फिरा के इससे मीनिंग निकालने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मगर जो करेक्ट सेंटेंस होते हैं, जो ग्रामेटिकली सही होते हैं, वो ये होते हैं, इन्हीं को बस इन्वर्जन करके उलट पुलट कर दिया जाता है। तो यही होता है इन्वर्जन। उसके बाद है ह्यूमर। ह्यूमर की मीनिंग होती है हास व्यंग। ह्यूमर मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक। ह्यूमर की मीनिंग होती है क्वालिटी ऑफ यानी गुण होते हैं, बीइंग अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है विनोद या हंसी मजाक करना, और कॉमिक, कॉमिक का मतलब भी होता है हंसी मजाक करना। स्पेशली एज एक्सप्रेस्ड, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, एज एक्सप्रेस्ड यानी कि प्रस्तुत करता है इन लिटरेरी और स्पीच। तो देखिए इसका मतलब होता है कि हंसी मजाक करने के गुण को जो भाषण में साहित्य में व्यक्त किया जाता है, एक विशेष रूप से हंसी मजाक करने के गुण को भाषण या साहित्य में व्यक्त किया जाता है, वही ह्यूमर कहा जाता है, हास व्यंग कहलाता है। ह्यूमर इज लिटरेरी टूल दैट मेक्स ऑडियंस लव। ह्यूमर इज लिटरेरी टूल यानी एक साहित्यिक यंत्र होता है, दैट मेक्स यानी कि ऑडियंस जो दर्शक होते हैं, जो स्पीच को सुनते हैं, भाषण को सुनते हैं, उन्हीं को थोड़ा हंसाने के लिए, हंसी मजाक करने का एक टूल होता है, वही होता है ह्यूमर। अब ये पैथोस है, प्रोज डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक पैथोस, जिसकी मीनिंग होती है करुणा या दया। पैथोस मीन्स क्वालिटी दैट वर्क्स पिटी और सैडनेस। तो पैथोस का मतलब होता है कि पिटी और सैडनेस यानी करुणा या दया का जो मीनिंग होती है उसी को पैथोस कहते हैं। जब किसी को देख के दया आ जाए या सैड हो जाए, वही होता है करुणा या पैथोस। द ग्रीक वर्ड पैथोस इनटू इंग्लिश इन द 16th सेंचुरी। द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है पैथोस, जब जो इंग्लिश में आया 16वीं शताब्दी में, एंड रिफर्स टू द इमोशन। और ये जो पैथोस है ये रिफर करता है, प्रस्तुत करता है, संदर्भित करता है इमोशन को, भावनाओं को। प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेडेसी और अ डिफिक्शन ऑफ ट्रेडेसी। प्रोड्यूस्ड किया जाता है, ट्रेडेसी भरे चित्र द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है। पैथोस को एक ट्रेडेसी भरे चित्र द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट 3 था, प्रोज डिवाइसेस यानी गद्य युक्तियां, ये भी आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।